ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। ओके, आप वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए जल्दी से जुड़े एंड देन फिर सेशन को स्टार्ट करें। सी दोस्तों, ये जो अपना सेशन है, ये दो डिफरेंट एग्जामिनेशन, एक आपका एनएलसी और दूसरा आईपेड, उसके रिगार्डिंग जो है ये सेशन अपना रन हो रहा है। और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो 23 क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो अपना ये लेक्चर है ये 24th क्लास है, क्लियर। एंड जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो थर्मल का सब्जेक्ट था, वो आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो पुराना लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स का वो पुराना एक लेक्चर जो है वो आप कंप्लीटली देख लो, आपको मजा आएगा, क्योंकि प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ अपन इस सब्जेक्ट को जो है वो डील कर रहे हैं, क्लियर। तो आज जो अपना ये लेक्चर है ये सेकेंड लेक्चर है उसी सब्जेक्ट में, थर्मोडायनेमिक्स में, क्लियर। तो आज हम लोग बेसिकली बात और प्रॉपर मैं डिटेल में करवा रहा हूँ कि कई सारे बच्चों का इंक्वायरी एंड मैसेज मेरे पास आ रहा था कि सर थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बिल्कुल जीरो से टॉप तक अपने को करना है सही से। तो मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, जिससे कि इस गिवन जो डेज हैं अपने, जितने दिनों में अपने को थर्मो करना है उतने में अपने को मैक्सिमम टाइम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज जो हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें 3 to 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसपे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन कहाँ होता है, थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट होता क्या है, क्लियर। एंड देन फिर सिस्टम जो हमारे होते थे ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एंड टाइप्स ऑफ जो हमारी बाउंड्री होती थी, यानी बाउंड्री लाइन जो हम लोग डिजाइन करते थे, क्लियर, वो कैसी कैसी हम कंसीडर करेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में है जो कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के जो टॉपिक हैं वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्लियर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। तो थर्मोडायनेमिक स्टार्ट ही होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जिसमें 3 डिफरेंट तरह के इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में है। पहला आपका थर्मल, दूसरा आपका मैकेनिकल एंड थर्ड वन इज केमिकल। तो वो अपने को डिस्कस करना है एंड देन फिर थोड़ा सा हम लोग आगे जब चलेंगे तो अपने को थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किस पॉइंट से हमें सब्जेक्ट को डील करना है, स्टैटिस्टिकल वे में या क्लासिकल वे में, तो वो हम लोगों को डिस्कस करना है। एंड देन फिर थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो अपना जैसे प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, स्टेट होता है, पाथ होता है, प्रोसेस हो गया एंड क्वासी स्टैटिक स्टेट हो गया। तो ये चीजें अपने को डिस्कस करना है। अब देखते हैं कितना हो जाता है, क्लियर। एंड कॉन्टिन्यूम अप्रोच, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिन्यूम अप्रोच भी अपने को आज डील करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बाकी दोस्तों से भी बोलो कि जल्दी से यहाँ जुड़े। एंड मैं 110% ये गारंटी ले सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में आपको मजा आने वाला है, क्लियर। एंड कोशिश करना है कि यहाँ से प्रॉपर नोट्स आप बनाते हुए चलो। एंड जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं नंबर अभी आपको बता दूंगा, उस पर मुझे आप व्हाट्सअप या मैसेज कर देना, तो मैं आपको जो स्लाइड्स हैं वो आपको मैं शेयर करता रहूंगा। कॉपी पेन लेके बैठो एंड कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपको यहाँ से करना है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज कुछ लोग लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हैं, तो लाइक शेयर एंड कमेंट पहले कर दीजिए करिए एंड देन फिर वीडियो या सेशन को देखा करिए, क्लियर, ओके। चलिए रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो सेशन है। दोस्त, जैसे ही आपका मैकेनिकल में सेशन रन हो रहा है, ऐसे ही 2 डिफरेंट ब्रांच, एक आपकी सिविल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी आपका ये 60 डेज का जो सेशन है वो चल रहा है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है या कोई दोस्त है जो सिविल में है, तो उससे आप थोड़ा सा उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो यहाँ पर आए, जुड़े और अपनी स्टडी को इस फर्स्ट कंडीशन में भी कंटिन्यू रखे। चलिए तो ये 2 मंथ का जो है वो लॉन्ग शेड्यूल है जो अपने को फॉलो करना है, जिसमें पहला सब्जेक्ट सेफली जो है वो मैक्सिमम डेप्थ तक हो चुका है। सेकंड सब्जेक्ट अभी रन हो रहा है जिसका आज सेकंड लेक्चर है, क्लियर, आज सेकंड लेक्चर है ये अपना, क्लियर। एंड देन उसके बाद थर्ड लेक्चर हम लोग थर्ड सब्जेक्ट जो है हीट एंड मास ट्रांसफर फॉलो करेंगे एंड इंटरनल कंबशन इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड पावर प्लांट, जो एप्लीकेशन के सब्जेक्ट है थर्मल के। चलिए
So, those here is my brief introduction regarding my teaching career as well as my qualification. Here I am Amit Maurya and teaching from last 7 year. पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यूअसली गीट एंड ईएससी में जो है वो क्लासेस लेता हूँ, गीट एंड ईएससी एंड ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के हर एक टॉप इंस्टीट्यूट एंड हर एक शहर में मैंने क्लासेस लिया है और बहुत सारी क्लासेस पहले लेता था यहाँ भी। तो थर्मल के सारे सब्जेक्ट जैसे मैं डील करता हूँ 5 to 6 सब्जेक्ट जो आईएएस के पेपर 1 के जो सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल एंड पूरा आईएएस का सिलेबस हम लोग डिस्कस करते थे। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया था विद 9.2 CGPI आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10। क्लियर, 9.2 से जीपीआई 10 के स्केल पे जैसे मैंने स्कोर किया था एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्लियर, एंड पब्लिश बाय टॉप लेवल रिसर्च पेपर इन थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस। क्लियर, एंड सीएफडी जो है वो मेन रिसर्च एरिया है, सीएफडी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। एंड ये थोड़ा सा लिखा हुआ है कि अगर आप अनअकैडमी पे फॉलो कर लेते हो तो क्लासेस के नोटिफिकेशन वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। क्लियर, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था या आपका पेपर कहाँ पर मिलेगा। तो जस्ट मैंने एक पेपर यहाँ पर अपना पेश कर दिया है आपको ये बताने के लिए कि मेरा टॉपिक क्या था या पेपर कहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर, तो मेरा जो टॉपिक था ये ड्रॉपलेट कंबशन एंड स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर था। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में आपको मिल जाएगा। ये वर्ड का टॉप रिसर्च ऑफ पब्लिकेशन है। क्लियर, ये वर्ड का टॉप रिसर्च ऑफ पब्लिकेशन है। चलिए अब देखो आपको दोस्त करना क्या है। जैसे YouTube पे आपके ये सेशन चल रहे हैं डिफरेंट एग्जाम को लेके डिफरेंट सीरीज जो है टॉप एजुकेटर के थ्रू कंडक्ट की जा रही है। वैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, क्लियर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मार्च एंड अप्रैल दोनों मंथ में ऑलमोस्ट 20,000 प्लस स्पेशल क्लासेस कंडक्ट अप्रैल में मार्च में कंडक्ट हो गई हैं। अप्रैल में ऑलमोस्ट कंडक्ट होने वाली, कंप्लीट होने वाली हैं बाय इंडिया टॉप एजुकेटर। और वो भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो क्योंकि वो स्पेशल क्लासेस हैं, तो फ्री में आप लोग उन क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने भी वहां पर बहुत सारी क्लासेस लिया है। क्लियर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरी क्लासेस के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। एंड देन मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, मेरी क्लासेस के लिए जो है, मेरी क्लासेस के लिए आपको सर्च करना है अमित कुमार। जैसे आप अमित कुमार सर्च करोगे तो अभी नीचे मिलेगा क्योंकि रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। एंड देन आप फॉलो मी, जैसे ही आप मुझे फॉलो कर लेते हो क्लियर, तो आपको प्रॉपर क्लास के नोटिफिकेशन ना मैसेज एंड मेल के थ्रू स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई भी आपकी लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होगी दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जो है वो कैश कराइए, इसको जाने मत दीजिए। क्लियर, एंड देन जैसे हम पेड कोर्सेज की बात करें यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो बहुत सारे जैसे बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उनको मजा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे उसमें लगे हैं कि मुझे भी सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आपने भी अगर सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो कुछ ना कुछ आप लूज कर रहे हो। क्लियर, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से सारे एग्जाम आपको जो है वो कवर अप हो जाएंगे, चाहे वो गेट हो, आईएएस हो, एसएससी, जेई का एग्जाम हो गया या आपके डिफरेंट और भी जो एग्जाम होते रहते हैं, बीआरसी हो गया, इसरो हो गया या एनएलसी, आईपीएट जैसे अभी ये चल रहा है, फिर या वाइजैक स्टील हो गया, बहुत सारे सीआईएल हो गया, जितने भी एग्जाम आपके थ्रू आउट द ईयर होते हैं, हर एक एग्जाम का जो है कुछ ना कुछ सीरीज जो है वहां पर रन होता रहता है यहाँ पर। तो वो सारी जो कोर्सेस हैं वो आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो एंड साथ में टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट पेपर। क्लियर, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है सिंगल सब्सक्रिप्शन से। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 25,000 का पड़ेगा, बट अगर आप मेरे इस कोड को यूज करते हो लाइव एएम जो है, सॉरी AMYT अमित मौर्या यूट्यूब, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है इस कोड को यूज करोगे तो मेरे ही सब्जेक्ट आप देख सकते हो। इस कोड को यूज करने के बाद आप हर एक एजुकेटर का जितना भी वहां पर कंटेंट है, वीडियो या जो स्टडी मटेरियल है, पूरा का पूरा आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल के तो चाहो तो सिविल भी देख सकते हो, डबल भी देख सकते हो। क्लियर, तो इस सिंगल कोड को यूज करके, तो अगर आप 10% का डिस्काउंट के बाद देखोगे तो फाइनल प्राइस जो है आपका 22,500 आपका ये पड़ेगा। क्लियर, एंड थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 ईयर की जगह अगर सही से प्लान करना चाहते हो टाइम एंड मनी को लेके, तो आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान को
2 ईयर सब्सक्रिप्शन को प्लान करो। क्लियर, इसमें क्या होगा, देखो इसमें कई सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो जैसे 1 ईयर की कॉस्ट है वो 25,000 है, तो 2 ईयर की जो कॉस्ट है वो 50 होना चाहिए था, नहीं ये आपकी 30,000 है। क्लियर, और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर, तो AMYT यूज करोगे कोड रेफरल तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट पे करना पड़ेगा ये 27,000 आपको पे करना पड़ेगा, यानी ये जो है ये 27K है, और ये जो है ये 22.5K है। इसमें 4.5 अगर ऐड कर दोगे आप, यानी 1 मंथ का अगर कॉस्ट ऐड करते हो तो 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का दोस्त आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्लियर, तो ये मेरे हिसाब से आपको बेटर पड़ेगा, इसको आप प्लान कर सकते हो। एंड अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू आता है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हो। क्लियर, 337073442604, तो इस पे आप जो है वो मैसेज कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। आज का जो सेशन है, क्लियर, तो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो मुझे अच्छा लगता है थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर फिजिक्स के साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये सब समझ लिया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो दोस्त पहला लेक्चर आप एक बार कंटिन्यू कर लो। क्लियर, चलो तो ये हो गया था सिस्टम और सराउंडिंग, ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ये हो गया था डिटेल में। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज हो गई थी। चलिए आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से। आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से। देखो आप हमेशा समझो ऐसे पहले, और जल्दी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पहले चैप्टर में या स्टार्टिंग में बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मे भी किसी दिन 2 ही 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस हो पाए। क्लियर, तो टेंशन नहीं है, आराम से समझते हुए चलो, प्रॉपर टाइम है। जिस दिन लगेगा टाइम कम हो रहा है, मैराथन क्लास यानी लंबी क्लासेस हम लोग प्लान कर लेंगे, बट आपका थोड़ा सा यहाँ से बेनिफिट होना चाहिए, आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो सीखने को मिलनी चाहिए। क्लियर, चलिए तो जैसे हम लोग बात करें, देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो आप ऐसे समझिए, जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है वो डील होता है वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हमारा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम के बीच में अगर आ रहा है, या एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम के बीच में लाई कर रहा है, तभी हमारे थर्मोडायनेमिक्स के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूजफुल होते हैं उस सिस्टम की एनालिसिस में। अगर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम से दूसरी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाए, स्टेट या पोजीशन जो उसकी होती है वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, या पोजीशन उसकी आ जाए, या कंडीशंस, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो थर्मो के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो वहां पर यूज नहीं कर पाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए जो मेजरली यूज होता है कॉन्सेप्ट वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट जो है वो हमारा फुलफिल होना चाहिए, जिससे हम थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिस्टम में अप्लाई कर सकें। अब देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम, पहले एक बार नाम सुन लीजिए। क्लियर, उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर तरीके से सारे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक दूसरे से रिलेट करके आपको बताता हूँ। 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। पहला जो होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, पहला जो होता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। फर्स्ट वन जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर, सेकंड जो होता है हमारा, सेकंड वो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। थर्ड वन जो होता है ये हमारा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। थर्ड वन जो होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। चलो मैं एक एक इक्विलिब्रियम को आपको समझा रहा हूँ कैसे होता है, तो एक एक इक्विलिब्रियम हम लोग देखते हैं कैसे होता है, आराम से समझना बढ़िया। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो पहला जो अपना होता है, फर्स्ट वन जो होता है इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। पहला जो होता है ये हमारा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन जो होता है ये होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर, अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद इन द सिस्टम,
within the system होना चाहिए, within the system होना चाहिए, within the system होना चाहिए, within the system and across the system a boundary, and across the system a boundary, and across the system a boundary, and system boundary के across, कैसे मैं समझाता हूँ, सिस्टम बाउंड्री के क्रॉस होना चाहिए। क्लियर? कैसे वो हम लोग समझते हैं। मान लो सपोज एक हमारा कोई रिजिड टैंक है, मान लो सपोज कुछ ऐसे बोला जाए, 1 सेकेंड गाइस, मान लो कुछ ऐसा बोला जाए कि एक हमारा रिजिड टैंक है, एक रिजिड टैंक है, एक रिजिड टैंक है। क्लियर? सपोज दैट ये जो है ये एक रिजिड टैंक है। तो ये हमारा सपोज एक रिजिड टैंक है, या टैंक मान ले सिंपल, या ये जो है ये अपना जो है वो रिजिड टैंक है। इसके अंदर हमारी कोई गैस एज अ सिस्टम हम लोग अगर फिल कर दें, मान लो सपोज इसके अंदर कोई हमारा गैस या सिस्टम है, गैस या सिस्टम हमारी है। क्लियर? और हम लोग ये मान लें कि यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री लाइन पहले डिजाइन कर दें, बिल्कुल बेसिक से आराम से। सपोज ये हमारी जो है वो बाउंड्री लाइन है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सपोज जो है ये जो अपनी है ये अपनी बाउंड्री लाइन है, जो ये हमारी है। मान लें सपोज ये जो अपनी है ये बाउंड्री लाइन है, ये जो है ये अपनी बाउंड्री लाइन है, और इसके अंदर जो गैस हमारी फिल्ड है ये हमारी जो है वो अपना सिस्टम हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर होता क्या है, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ये बोला जा रहा है कि सिस्टम के अंदर देखिए तो टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए कोई, मान लो डेल टी बाई डेल एक्स निकाले कुछ भी, तो ये हमारा 0 होना चाहिए। एंड विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम की बाउंड्री पे भी अगर हम आए तो डेल टी बाई डेल एक्स या डेल टी बाई डेल एस स्पेस के रेस्पेक्ट में आप मान लो ये हमारा जो है वो 0 होना चाहिए, या आप डेल्टा टी ही केवल बोल दो कि डेल्टा टी जो है विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। यानी इसके लिए कंडीशन हमारी क्या होगी, आप चाहे डेल्टा टी बोलो आर डेल टी बाई डेल एस स्पेस के रेस्पेक्ट में बोल दो, ये हमारा 0 होना चाहिए, ये हमारा 0 होना चाहिए विद इन द बाउंड्री, विद इन द सिस्टम, ये हमारा 0 होना चाहिए विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम, as well as across the system a boundary, as well as across the system a boundary, as well as across the system a boundary। सिस्टम बाउंड्री के क्रॉस अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यूज जो है वो अपनी जो कंप्लीटली 0 होनी चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग थोड़ा सा समझें अगर और चले डिटेल में प्रॉपर तरीके से, जल्दी नहीं है अपने को। क्लियर? और वही चीजें बस आप यहाँ से एक्सेप्ट करना जो आपको समझ में आएंगी। तो मान लो सपोज यहाँ पर अपना पॉइंट जो है वो ए है, यहाँ पर अगर अपना पॉइंट जो है वो बी है, यहाँ पर अपना पॉइंट जो है वो सी है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ये मान लो अपना टी ए है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये अपना टी बी है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये टी सी है। एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, यहाँ पर बाहर भी कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर इंट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू जो है वो टी सी होना चाहिए एंड सो ऑन। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, यहाँ से हम ये लोग बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर अ कंडीशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर अ कंडीशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से जैसे ये बोला गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है दोस्त, तो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने कुछ ऐसा समझा कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो अपना होता है वो टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी को बताता है या टेम्परेचर की इक्वालिटी को बताता है विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि क्लास के पैरेलल में ये सारी चीजें आपको मेमोराइज हो जाए, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट करते हुए चल रहा हूँ। नोट्स बनाते हुए चलो, कैलकुलेटर लेके रखो, क्लियर, बैठो आराम से,
थोड़ा सिंसियर वे में, ऐसे नहीं कि फ्री में चल रहा है तो कुछ क्वालिटी कम होगी। क्वालिटी आप मैच कराते रहना, आप आराम से पेजेस बना के 3 to 4 लेक्चर देखो, आपको मिलेंगी नहीं बहुत सारी चीजें। क्लियर? तो मैं थोड़ा मन है कि अपन डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाएं, एंड देन फिर अगर टाइम कम पड़ेगा तो मैंने पहले ही बोला है मैराथन क्लास अपन प्लान कर लेंगे, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे। मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्वेश्चन जैसे अपन ने मैराथन क्लास में देख लिया, और कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर रेगुलर क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से ये बोला गया कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर या इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर होता है विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाउंड्री के क्रॉस अगर देखोगे तो टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। क्लियर? और यहाँ से और भी अपन बोल सकते हैं अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री लाइन, अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री लाइन। क्लियर? सिस्टम की बाउंड्री के लाइन के क्रॉस भी हमारा आपको टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा दोस्त। क्लियर? तो यहाँ तक पहले हो जाएगा। देन अगर हम सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम देखें, एंड सेकंड टाइप इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना, क्योंकि यहाँ से एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, या मैक्सिमम चीजें। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है ये आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। ये आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। सेकंड टाइप जो इक्विलिब्रियम होता है ये आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। अब देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप समझो। पहले सपोज मान लो हमारा कोई सिलेंडर है या कोई टैंक है, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था, ये टैंक है। 1 सेकंड गाइस। सपोज ये जो है वो अपना कोई एक टैंक है। सपोज ये जो है ये टैंक है, और ये बोला जा रहा है इस टैंक के अंदर सपोज कोई जो गैस है या फ्लूइड हमारा जो है इस टैंक के अंदर जो है वो फिल्ड है। इस टैंक के अंदर जो है वो कोई गैस या फ्लूइड जो है वो हमारा फिल्ड है, और ये टैंक का मान लिया हम लोगों ने ये टॉप पोर्शन है। मान लो सपोज ये टैंक का जो है वो टॉप पोर्शन है, और ये टैंक का जो है वो बॉटम पोर्शन है। मान लो सपोज दैट ये टैंक का जो है वो बॉटम पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है, टैंक का बॉटम पोर्शन है। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझें, हमने मान लिया सपोज ये गैस या ये जो फ्लूइड है ये अपना सिस्टम है, और ये सिस्टम की जो है वो बाउंड्री अलाइन है, ये सिस्टम की जो है वो बाउंड्री अलाइन है। तो मान लें सपोज ये जो है ये अपनी बाउंड्री लाइन है, जैसे ये हमने मान लिया कि ये अपनी बाउंड्री है, और जो इसके अंदर गैस है ये अपना जो है वो सिस्टम है। क्लियर? तो ये हमारा सिस्टम हो गया और ये बाउंड्री लाइन हो गई। देखो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है इक्वालिटी ऑफ फोर्स या टॉर्क बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग क्या मान के चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ फोर्स, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क, फोर्सेस एंड टॉर्क। क्लियर? फोर्स लीनियर मोशन के लिए हो गया, एंड टॉर्क जो एंगुलर मोशन के लिए हो गया। इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, विद इन द सिस्टम, within the system and across the system boundary. Clear? And across the system boundary, and across the system boundary, system boundary। प्लीज आराम से देखते हुए चलो, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सब्जेक्ट जो है वो फील कराना है, बस रटा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी चीजें बच्चों वाली, और ये आपको धीरे धीरे एक दो तीन लेक्चर में रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि अपन किस लेवल पे सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। और प्लीज अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बताते चलिए
कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो थोड़ा सा एज एजुकेटर या टीचर थोड़ा और मोटिवेशन बढ़े। एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना दोस्त, इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो इक्वालिटी ऑफ अ फोर्सेस एंड टॉर्क विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम अ बाउंड्री, यानी इसके क्रॉस इसके अलॉन्ग अगर हम लोग देखें तो इसके अलॉन्ग ये बोला जा रहा है, जैसे अंदर हम लोग देखें, अंदर क्लियर, अंदर एंड बाउंड्री के क्रॉस, तो ये बोला गया कि जो हमारा फोर्सेस का इफेक्ट होगा, फोर्सेस जो होंगे, या हम ये बोल सकते हैं या टॉर्क, ये कंप्लीटली जो है वो हमारा जीरो होगा, चाहे तो हम विद इन द सिस्टम देखें, चाहे हम लोग विद इन द सिस्टम देखें, चाहे हम लोग विद इन द सिस्टम देखें, या हम लोग अक्रॉस द बाउंड्री लाइन देखें, या अक्रॉस द बाउंड्री लाइन अगर हम लोग देखें, क्लियर, तो तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि del f बाई del s एंड एज वेल एज del f del t बाई del of s, यानी फोर्स का डिफरेंशिएशन या वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या पोजीशन, एंड टॉर्क का जो वेरिएशन है ये कंप्लीटली हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, ये कंप्लीटली जो है वो हमारा जीरो होगा। और अनबैलेंस ना तो कोई फोर्स होगा और ना तो मोमेंट होगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री नो अनबैलेंस मोमेंट और फोर्सेस, कोई ना तो मोमेंट या टॉर्क होगा और ना तो हमारा अनबैलेंस कोई जो है वो फोर्स होगा, चाहे आप सिस्टम के अंदर देखो और चाहे सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस देखो। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या निकल के आता है? देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर मान के चले कि अपना प्रेशर जो है वो P है, और यहाँ पर मान के चले कि प्रेशर अपना जो होगा वो P डैश है, तो जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं कि यहाँ पर भी मानते हैं प्रेशर P है, यहाँ पर इस कॉर्नर में भी मानते हैं प्रेशर P है, इस कॉर्नर में भी मानते हैं प्रेशर P है, यहाँ पर भी प्रेशर P है और यहाँ पर भी प्रेशर P है। लेकिन अगर टैंक की हाइट जो है वो सिग्निफिकेंट है तो फिर प्रेशर यहाँ पर वैरी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रो GH या सम अदर रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर रो अगर यहाँ पर वेरिएबल कंप्रेसिबल होगा तो किसी और मेथड के अकॉर्डिंग वैरी करना चाहिए, बट प्रेशर हमारा वेरिएबल होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग या लोकेशन के अकॉर्डिंग, समथिंग ऐसे कुछ। बट फिर भी हम थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, हर एक कैलकुलेशन में प्रेशर जो है वो इक्वल मान के चलते हैं डिफरेंट लोकेशन में विद इन द सिस्टम, जो आपका सिस्टम होता है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं दोस्त? ऐसा हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने के लिए करते हैं। अब देखो, जैसे हम लोग मान के चले यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, यहाँ पर प्रेशर कुछ और है, तो अनबैलेंस प्रेशर की वजह से अनबैलेंस फोर्स डेवलप हो जाएगा विद इन द सिस्टम। और अगर ऐसा हुआ तो सिस्टम जो है वो अपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लूज कर देगा। और अगर कोई भी कंडीशन लूज होती है, कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो हम जो थर्मो के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फुलफिल द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर विद इन द सिस्टम जो होना चाहिए वो हमारा जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसीलिए हम पूरे कैलकुलेशन में प्रेशर जो है सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है कि प्रेशर पूरे सिस्टम में हम लोग इक्वल मान के क्यों चलते हैं, तो वो रीजन होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने के लिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने के लिए, जिसकी वजह से कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम आपका जो है वो अनबैलेंस प्रेशर जो है वो हमारा जीरो हो जाना चाहिए फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की नीड होती है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड जो होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा नहीं है वो मैं यहीं पर बोल सकता हूँ, अभी आराम से हम लोग समझ लेंगे। जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या है, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है, कंसंट्रेशन, अगर सी यहाँ कंसंट्रेशन है तो डेलेस जो है ये जीरो होना चाहिए। और आप बोल सकते हो विद इन द सिस्टम, विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर, एंड अक्रॉस द सिस्टम अ बाउंड्री, clear, and across the system a boundary, across the system a boundary line। सिस्टम की बाउंड्री के अंदर, सिस्टम के अंदर एंड सिस्टम की बाउंड्री लाइन के क्रॉस कंसंट्रेशन का कोई भी ग्रेडियंट एक्सेस नहीं करना चाहिए। यानी इसके अकॉर्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन पोटेंशियल जो हम लोगों ने लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल जो है ये हमारा विद इन द सिस्टम एंड अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री एंड अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, क्लियर, अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, ये हमारा इक्वल होना चाहिए।
तभी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीनों इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम जो है वो मस्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। अगर इनमें से कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो मैं फिर से यही बोलूंगा बार बार कि थर्मोडायनेमिक्स का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब समझो पहले देखो, हर एक इक्विलिब्रियम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। कोई एक इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है तो रिमेनिंग जितने भी इक्विलिब्रियम है वो बैक टू बैक आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लो सपोज मैं आपको ऐसे समझाऊं, पहले थर्मल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें तो मान लो सपोज मैं पहले थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करूंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उसे केमिकल और मैकेनिकल दोनों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा, मान लो सपोज एक टैंक या कंटेनर में हम लोगों ने कुछ मान लो वाटर और उसमें शुगर डाल दिया, जो मेल्ट होना था मेल्ट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको उठा के किसी हीटर पर रख दिया और नीचे से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे नीचे से हीट सप्लाई करोगे अंदर का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है दोस्त वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे वो थर्मल इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब होगा, क्लियर, शुगर का मेल्टिंग और जो हीट सप्लाई करोगे शुगर की मेल्टिंग बढ़ेगी यानी शुगर के मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे शुगर के पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिफ्यूज होंगे उनमें केमिकल डिफरेंस आ जाएगा, केमिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो डेवलप हो जाएगा। केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होना इस चीज की गारंटी लेता है कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब देखो, जब फ्लूइड के मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे, आगे जाएंगे, तो रबिंग की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप होगा एंड इंपैक्ट एंड कोलिजन की वजह से जो है वो आपका एक इंपल्स फोर्स भी जनरेट होगा। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल में जो है वो हमारा फ्रिक्शन, इंपल्स और अदर भी फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पर अनबैलेंस फोर्स या मोमेंट की कंडीशन डेवलप होने लगेगी, और जैसे ही ऐसे ये कंडीशन आएगी आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्त। तो हम लोगों ने थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, थर्मल इक्विलिब्रियम से आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया एंड केमिकल के बाद आपका मैकेनिकल भी डिस्टर्ब हो गया, और सिस्टम नो मोर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम आपका लाई अब नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, कैसे, मान लो उस कंटेनर में जिसमें वाटर और शुगर का सोल्यूशन है उसमें हम एक स्टरर या स्पून लेके आए और रोटेट करें ऐसे। तो स्टरर या स्पून से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क। तो जैसे हम एक्सटर्नल टॉर्क देंगे यानी अनबैलेंस टॉर्क डेवलप हुआ तो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और जैसे हम टॉर्क देंगे शुगर के पार्टिकल की मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, मेल्टिंग शुरू होगी तो पार्टिकल जो इधर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना शुरू करेंगे, और मूव करना शुरू करेंगे तो उनमें आपस में क्या होगा, जो है स्पीशीज का ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा यानी केमिकल पोटेंशियल एक्सेस करने लगेगा, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम और मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो उनमें आपस में रबिंग होगी दोस्त, रबिंग होगी। अगर सिस्टम पूरा इंसुलेटेड है तो कुछ ना कुछ जो है अंदर टेम्परेचर के वेरिएशन आपको ऑब्जर्व होंगे, और टेम्परेचर के वेरिएशन अगर ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो गए इसका मतलब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, क्लियर। एंड थर्ड जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जैसे मान लो शुगर हम और थोड़ा सा मिलाएं तो कहीं पर कंसंट्रेटेड शुगर हो जाएगा और कहीं पर जो सोल्यूशन थोड़ा सा कंसंट्रेटेड नहीं होगा, तो दोनों के बीच में इस चीज का जैसे केमिकल डिफरेंस या पोटेंशियल डेवलप होगा केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देंगे, मूव करेंगे तो रबिंग यानी फ्रिक्शन फोर्स यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और आपस में रबिंग की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट यानी थर्मल इक्विलिब्रियम भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्त। कहने का मतलब ये है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल पे ले चल के मैं आपको सब्जेक्ट या टॉपिक को समझा रहा हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की क्या होती है, एक जो इंटरेस्ट डेवलप होता है सब्जेक्ट में वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार मजा आना शुरू हो गया सब्जेक्ट में
तो सब्जेक्ट को पढ़ने का मन भी करता है, सब्जेक्ट में क्वेश्चन लगाने का भी मन करता है, और फिर लगता है कि नहीं प्रिपरेशन या एग्जाम जो है वो आसान है। अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट एक बार समझ में ना आए, क्वेश्चन अपने से ना निकले, देन थोड़ा डिस्टर्ब होना हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट का जो फील है वो आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम दूसरे इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड होता है, अगर वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से जो है थर्मोडायनेमिक्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप जो है सारे लॉज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलो अब हम लोग थोड़ा सा अगर आगे चलें। क्लियर? तो ये अपना पूरा हो गया था। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है थर्मो में, वो हमारा थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट होता है, यानी क्वांटम अप्रोच। ये थोड़ा सा समझना, ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सही से समझना, क्योंकि इसमें दोस्त टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा। आराम से समझना, क्योंकि शुरुआत में जो बेसिक टॉपिक हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट है जिसमें लोग टाइम नहीं देते हैं, और जिसको बच्चा एक बार पढ़ता है फिर भूल जाता है, फिर पढ़ता है फिर भूल जाता है, और इंटरव्यू में पता नहीं पाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैकेनिकल का सबसे मेजर इंटरव्यू का सब्जेक्ट जो है वो थर्मोडायनामिक्स है, तो लाइटली मत लेना, मैं पूरा आपको प्रिपेयर कराते हुए चल रहा हूँ, कहानी की तरह, बिल्कुल फिलॉसफी। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक्स की, क्लियर, तो थर्मोडायनामिक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू पॉइंट जो उसका है समझने का या पढ़ने का, तो देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का या स्टडी करने का जो है वो दो व्यू होता है, एक होता है स्मॉल स्केल व्यू और दूसरा होता है लार्ज स्केल व्यू। स्मॉल स्केल व्यू इज अ माइक्रो स्कोपिक ऑब्जर्वेशन। दूसरा होता है लार्ज स्केल जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है, MACRO। देखो स्मॉल स्केल मेथड में यानी MICRO में हम क्या करते हैं, सिंगल जो है वो मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो यहाँ से मॉलिक्यूल की जो है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को पता चलेंगी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें लार्ज स्केल यानी मैक अप्रोच का, तो वहां पर हम मॉलिक्यूल्स को बल्क में कंसीडर करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल एक साथ ले लेते हैं। तो जब बल्क में मॉलिक्यूल या एक साथ मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो वहां से अपने को उनकी एवरेज वैल्यूज मिलना स्टार्ट हो जाती है, एवरेज वैल्यूज मिलती हैं, उनकी एवरेज वैल्यूज। एक्चुअल डेटा वहां से अपने को नहीं मिल पाता है, वहां से अपने को एक्चुअल डेटा एवरेज डेटा मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा समझें, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो MICRO में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज दैट आपके 10 दोस्त हैं, आपके 10 फ्रेंड हैं आपके ग्रुप में, और आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया है कि सभी दोस्त का जो है वो आपको वेट बताना है, हर एक इंडिविजुअल ABCD जितने भी दोस्त हैं आपके, सबका वेट आपको मेजर करके बताना है। आपने क्या किया, पहली मेथड ये यूज की कि आपने अपने दोस्त A को जो है वो वेइंग मशीन को खड़ा किया और उसका वेट निकाल लिया। आपने फिर B अपने दोस्त को बुलाया, उसको वेइंग मशीन पे खड़ा किया, उसका वेट मेजर किया और बता दिया। C दोस्त को बुलाया, D एंड EF, ऐसे करके आपने जितने भी आपके दोस्त थे सबको एक एक करके वेइंग मशीन पे खड़ा किया और उनके वेट को मेजर करके उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप इतने kg के हो। सेकंड क्या था कि आप उन सबको एक साथ वेइंग मशीन पे खड़ा करते और वहां से टोटल वेट निकाल लेते, डिवाइड बाय नंबर आप दोस्त कर देते। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती वो मीन या एवरेज वैल्यू निकल के आती, कभी भी एक्चुअल वैल्यू यहां से नहीं मिलता। अब देखो इसमें वेरिएशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। देखो वेरिएशन हो कैसे सकता था, मान लो कोई दोस्त है एक आपका 40 किलो का है, एक दोस्त है जो आपका 150, तो सैंपल साइज क्या है, यानी सैंपल का जो वेरिएशन है वो कैसा है, सैंपल में रैंडमनेस कितनी है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर 40 है, एक 200 है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगा। तो कभी भी आपका जो एवरेज है वो एक्चुअल के बराबर नहीं होगा। लेकिन एवरेज मेथड में मान लो सपोज कल आपने ऐसा एक सैंपल ले लिया जिसमें सारे के सारे दोस्त जो है आपके सेम वेट के, ऑलमोस्ट मतलब सभी का वेट जो है वो 65 kg है। अब चाहे तो आप उनका एक्चुअल निकालो और चाहे एवरेज निकालो, दोनों जो है वो सेम रिजल्ट देने वाले हैं,
65 एक्चुअल से भी आएगा, 65 जो है वो एवरेज से आएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, इन सारी कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करने के लिए, तो ये अब बुक में अगर आप पढ़ोगे पिक एंड आंसर या डिफरेंट डिफरेंट बुकों में, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, कॉम्प्लिकेट लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। क्लियर? तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो लाइफ टाइम आपको कभी नहीं भूलेगा कि हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मो क्या होता है, क्लासिकल थर्मो क्या होता है, या हमारा कॉन्टिनम अप्रोच क्या होता है। टाइम लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा बेस बनाने में टाइम यहाँ पर लगेगा। तो ऐसे ही अपने को बात करनी पड़ेगी। इन कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलो। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से अगर हम लोग समझे, थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से, तो थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से ये बोला जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक व्यू पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये बोला गया कि दो डिफरेंट मेथड होंगी, दो डिफरेंट मेथड होंगी। एक हमारी जो है दो डिफरेंट मेथड होंगी, यहाँ से दो डिफरेंट मेथड, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट मेथड अपनी होंगी, दो डिफरेंट मेथड होती हैं, दो डिफरेंट मेथड। क्लियर? पहली जो मेथड होती है, यानी पहली मेथड अगर हम लोग देखें मेथड वन, मेथड वन। क्लियर? तो मेथड वन जो होती है स्टडी की या देखने का जो नजरिया होता है, ये हमारा MICRO आइस्कोपिक होता है, माइक्रो आइस्कोपिक। पहला जो अपना होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। पहला जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है। एंड सेकंड जो हमारा होता है व्यू पॉइंट, सेकंड व्यू पॉइंट जो अपना होता है सेकंड व्यू पॉइंट। तो सेकंड व्यू पॉइंट जो होता है, यानी अगर हम लोग बात करें मेथड टू की, मेथड टू, तो मेथड टू जो होती है ये हमारी MACRO स्कोपिक होती है, MACRO आइस्कोपिक व्यू पॉइंट होता है, ये हमारा व्यू पॉइंट होता है। क्लियर? तो ये हमारा एक व्यू पॉइंट बन जाता है, व्यू पॉइंट। अब देखो अगर हम बात करें MICRO स्कोपिक में, तो MICRO स्कोपिक में जो है इसमें हम लोग सिंगल सिंगल फ्लूइड का पार्टिकल जो है वो ट्रैक करते हैं, यानी इसमें जो है सिंगल सिंगल फ्लूइड मॉलिक्यूल इज कंसीडर, सिंगल सिंगल फ्लूइड molecule is considered, single fluid molecule is considered। इसमें हम लोग सिंगल फ्लूइड मॉलिक्यूल जो है वो कंसीडर करते हैं, सिंगल। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है ये एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है, एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है। और ये स्मॉल स्केल स्टडी है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जो है वो स्मॉल स्केल स्टडी होता है, ये स्मॉल स्केल स्टडी, स्मॉल स्केल स्टडी। सेकंड जो हमारा है ये अगर हम लोग मेथड देखें तो ये हमारी बल्क फ्लूइड पार्टिकल इसमें कंसीडर करे जाते हैं, बल्क फ्लूइड या मॉलिक्यूल शुड बी कंसीडर, बल्क फ्लूइड molecule should be considered, molecules should be considered। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, समझते हुए चलना, मैं पूरा समझाऊंगा दोस्त, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। और इस मेथड में अगर देखें तो ये लार्ज स्केल का मेथड होता है, ये मेथड जो है वो दोस्त लार्ज स्केल मेथड है। ये मेथड जो अपनी होती है ये लार्ज स्केल के मेथड होती है, लार्ज स्केल मेथड। तो ये जो मेथड है अपनी सेकंड, ये और ये जो फर्स्ट मेथड है, क्लियर, एंड ये जो सेकंड मेथड है लार्ज स्केल का मेथड होता है। और इसमें जो है वो अपने को एवरेज वैल्यू मिलता है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो है वो एवरेज वैल्यू मिलेगा, एवरेज वैल्यू। क्लियर? और इस मेथड को हम लोग यहाँ बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग यहाँ बोलते हैं that should be a statistical, इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक या मॉलिक्यूलर थर्मोडायनामिक बोलते हैं। एंड दैट शुड बी नोन एज अ क्लासिकल थर्मोडायनामिक, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। ये जो है वो अपनी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है और ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है। क्लियर? अब देखो हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग पढ़ते हैं ये वाला थर्मोडायनामिक्स, हम लोग ये स्टडी करते हैं, ये जो है वो अपने कोर्स में है,
ये जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि बीटेक या बी के कोर्स में हम लोग ये पढ़ते हैं। और ये हम लोग पढ़ते हैं जब एडवांस या एडवांस थर्मो बोलते हैं तो ये हम लोग मास्टर्स में देखते हैं। जैसे ये भी मैंने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल थर्मो जो होती है, तो ये आप लोग जो है वो मास्टर्स में पढ़ोगे। मास्टर्स में अभी के लिए आपके लिए जो कोर्स है वो क्लासिकल है, बल्क में पार्टिकल को कंसीडर करके बल्क में। अब समझो पहले थर्मोडायनामिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का या समझने का दो व्यू होते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझने के और किसी भी क्वेश्चन को जानने के दो व्यू होते हैं, टू डिफरेंट व्यू होते हैं, टू व्यूज होते हैं, दो व्यू होते हैं, टू व्यूज होते हैं। क्लियर? पहला होता है हमारा स्टैटिस्टिकल और दूसरा होता है क्लासिकल। क्लियर? अब सपोज अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने को क्लासिकल थर्मो यूज करना है या स्टैटिस्टिकल थर्मो यूज करके आंसर देना है। अनटिल अनलेस जब तक देखो अपने कोर्स में है तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आप बोल सकते हो कि क्लासिकल थर्मो से आंसर देना है, बट मैं एक जनरल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मैं आपके सिलेबस या उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल जो है उसके पॉइंट जनरल वे से मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप क्लासिकल से दोगे या स्टैटिस्टिकल से दोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्या क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे या दोनों से रिजल्ट अलग आएंगे? तो ये हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करें या ये हम लोग कैसे पता करें? तो उसके लिए क्या होता है, एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्त क्वांटिनम हाइपोथेसिस या क्वांटिनम थ्योरम बोलते हैं, क्वांटिनम हाइपोथेसिस या क्वांटिनम थ्योरम बोलते हैं। जैसे आपने में भी पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम जो अपन जो थर्मो में फ्लूइड के बारे में ही डील करते हैं और फ्लूइड में जैसे गैस और एयर को लेके अपन चलते हैं, गैस या एयर जो होता है स्टेट उसको लेके चलते हैं। तो जैसे अपने को ये पता होता है कि मैटर्स जो है वो 4 डिफरेंट स्टेट में होता है, पहले 3 थी, अभी एक नया स्टेट जैसे बोला गया। तो एक स्टेट होती है जैसे अपनी सॉलिड स्टेट। क्लियर? एक मैटर की स्टेट जैसे अपनी होती है सॉलिड स्टेट, मैटर की एक स्टेट होती है सॉलिड स्टेट। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं कुछ यहाँ से प्रॉब्लम नहीं करवा, मतलब वैसे नहीं करवा रहा हूँ कि कुछ शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं और मजा आएगा दोस्त। क्लियर? एक बार बस थोड़ा सा ये थ्योरी खत्म होने दो, हल्की सी ये 2-3 क्लास होने दो, बस रिदम एक बार मेंटेन हो। लिक्विड स्टेट होता है एंड थर्ड वन जो होता है ये गैस स्टेट होता है, थर्ड वन जो होता है ये गैस स्टेट होता है एंड फोर्थ वन जो होता है इज अ प्लाज्मा स्टेट होता है। फोर्थ वन जो है ये आपकी जो है वो प्लाज्मा स्टेट होती है, फोर्थ वन जो है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। फर्स्ट वन सॉलिड हो गया, सेकंड वन जो है वो लिक्विड स्टेट हो गया, थर्ड वन जो है वो गैसियस स्टेट हो गया एंड फोर्थ वन जो है ये प्लाज्मा स्टेट हो गया। अब देखो ये जो है ये 3 डिफरेंट स्टेट जो हैं वो अपने फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं, इन फ्लूइड। क्लियर? इन फ्लूइड। और जनरली थर्मोडायनामिक्स में जो है वो अपने को इस स्टेट के साथ डील करना है इन थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? इन थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? इन थर्मोडायनामिक्स तो गैस के साथ जनरली जो है वो अपने को डील करना है इन थर्मोडायनामिक में। क्लियर? थर्मोडायनामिक्स में अब देखो जैसे सॉलिड स्टेट को हम लोग सोम में पढ़ते थे इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और आपको में भी याद होगा अब प्योर बेंडिंग एंड प्योर ट्विस्टिंग के लिए जो है जब टॉर्सन पढ़ते थे एंड बेंडिंग, हम लोग एक मेजर एजम्पशन मान के चलते थे कि मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। कभी ये सोचा है कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक अगर ना माने देन क्या प्रॉब्लम होगा? तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं डिटेल में फिर मैं आपको कभी बताऊंगा। देखो कि डिफरेंट मटेरियल में कितने परसेंट होमोजेनियस वैलिड होता है एजम्पशन, कितने परसेंट आइसोट्रोपिक एजम्पशन वैलिड होता है, ना वैलिड हो देन हम क्या करेंगे, समथिंग ऐसी कंडीशन, यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे हम लोग मूव कर जाएंगे एफईएम पे। तो होमोजेनियस मानते थे यानी प्रॉपर्टी का वेरिएशन लोकेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता था। होमोजेनियस मतलब क्या, हर एक लोकेशन पे प्रॉपर्टी सेम होगी। आइसोट्रोपिक यानी 90 डिग्री से आपका जो है वो वैल्यूज इक्वल होंगी या डायरेक्शनल जो है वेरिएशन नहीं होगा।
तो हम लोग मान के चलते थे कि होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक है, जिससे आपका जो है वो होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक होगा तो डायरेक्शन और पोजीशन दोनों से प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और हर एक पॉइंट पे और हर एक डायरेक्शन में आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पूरे मेंबर या पूरे सिस्टम के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी के कॉन्टिन्यूअस नेचर को जैसे ही हमने माना, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो वैलिड हो गए। स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी आपको निकालना है आपने सीधे निकाल दिया। सपोज दैट कल को कहीं ऐसा होता कि जैसे मान लो सपोज एक आप मेंबर लेके चल रहे थे, इसमें मान लो आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालनी थी, और इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ई का वैल्यू जो है वो कुछ और होता, यहाँ पर ई कुछ और होता, इधर ई कुछ और होता, इधर ई कुछ और होता, इधर कुछ और होता, इधर मूव करते तो कुछ और, इधर कुछ और, समथिंग ऐसे। तो आप जब स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करते तो आप फिर कैलकुलेट नहीं कर पाते जो फार्मूले आपको पता है, क्योंकि तो ई जो है यानी इलास्टिक कांस्टेंट जो है ये थ्रू आउट द मीडियम जो है वो वैरी कर रहा है। अब इस कंडीशन में हम लोग वो फार्मूले यूज नहीं कर पाएंगे जो हम लोग पढ़ते हैं अपने बीई या बीटेक में। तो जैसे हम लोग सॉलिड में मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी के कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर के लिए कि मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक होगा, वैसे ही फ्लूइड के केस में मटेरियल की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी यानी उसके कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर के लिए हम मान के चलते हैं। एक थ्योरम होती है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिनम थ्योरम बोल सकते हो, या एग्जैक्ट जो नाम है वो क्वांटिनम हाइपोथेसिस होता है। तो क्वांटिनम थ्योरम जो होता है वो हमें किसी फ्लूइड के मीडियम में मैटर की प्रॉपर्टी के कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस बिहेवियर को बताता है, और खासकर ये जो है गैस स्टेट में ज्यादा यूज किया जाता है, लिक्विड में तो उतना जरूरत नहीं होता है, गैस में ज्यादा यूज किया जाता है। और गैस में भी जो रेरिफाइड गैसेस होती हैं, स्पेस की जो गैस मीडियम होता है जिसपे ओएनजीसी एंड इसरो जो है वो वर्क करता है मैक्सिमम। तो क्वांटिनम थ्योरम जो होता है इज सिमिलर टू द आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस असम्पशन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड में जो हम होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक से काम चलाते हैं वो यहाँ पर हम लोग क्वांटिनम से काम चलाने की कोशिश करते हैं। एंड क्वांटिनम के लिए एक चीज और भी है, जैसे क्वांटिनम के लिए अगर आप देखोगे तो क्वांटिनम के लिए एक चीज और भी है कि क्वांटिनम के लिए जैसे आपको जो है वो ये भी फुलफिल कराना पड़ेगा क्वांटिनम के लिए कि क्वांटिनम के लिए प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्वांटिनम के लिए प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है। वो हम लोग अभी आगे समझेंगे पूरा। और क्वांटिनम को हम चेक या स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन one non-dimensional number and that number is known as a Knudsen number। Knudsen number बोलते हैं। क्लियर, आप थोड़ा दोस्त बोलते रहना। एक्चुअली मेरी एक आईज में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्लियर, थोड़ा चोट लग गया है तो उसमें दिखेगा नहीं कैमरे में, क्लियर, तो थोड़ा सा पेन हो रहा है। बट आप बोलते रहना थोड़ा कमेंट सेक्शन में, अपन कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें जो है वो आपको समझ में आए। चलिए, तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं और क्वांटिनम हाइपोथेसिस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिनम हाइपोथेसिस को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं दोस्त। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम है यहाँ से हम लोग समझेंगे एंड प्रॉपर तरीके से देखते हैं कैसे होगा क्वांटिनम हाइपोथेसिस। देखो, अगर हम क्वांटिनम हाइपोथेसिस को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो देखो कुछ ऐसे बोला जाता है, समझो पहले। जैसे मान लो सपोज ये हमारा कोई एक क्लोज टैंक है, क्लोज एंड रिजिड टैंक है मान लो। मान ले सपोज ये जो है ये अपना एक क्लोज्ड है, क्लोज्ड एंड रिजिड टैंक है। मान ले सपोज ये जो है ये क्लोज्ड एंड रिजिड टैंक है, क्लोज्ड एंड रिजिड टैंक है। और इस क्लोज्ड एंड रिजिड टैंक में सपोज अपनी गैस एज अ मीडियम यहाँ पर फिल्ड है, गैस एज अ मीडियम। मान लो यहाँ पर गैस जो है गैस बोल सकते हैं या एयर बोल सकते हैं, गैस या एयर एज अ मीडियम। क्लियर, गैस या एयर एज ए मीडियम। क्लियर, गैस एज ए मीडियम यहाँ पर फिल्ड है, गैस एज ए मीडियम। अब देखो, जैसे मैं आपको ये मान के चलूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स,
क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स वो सपोज स्मॉल n है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, फिर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 23। तो n नंबर ऑफ मोल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे दोस्त स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23, ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे दोस्त आपके जो है नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब देखो जैसे मान लो सपोज इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए अंदर, अब जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है A, दूसरा मॉलिक्यूल आपका है B, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, कितने मॉलिक्यूल हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते हो दोस्त। आप सपोज हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालना है, कोई ना कोई वैल्यू हर एक मॉलिक्यूल की फाइंड आउट करनी है, मे बी टेम्परेचर, मे बी वॉल्यूम, मे बी प्रेशर, या मे बी डेंसिटी समथिंग ऐसे कुछ। अब देखो हर एक मॉलिक्यूल को अगर हर एक मॉलिक्यूल के अगर कोई ना कोई एक पैरामीटर निकालना होगा और इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल की वैल्यूज अगर एक एक मॉलिक्यूल आप ट्रैक करोगे तो ये मैनुअली जो है इम्पॉसिबल होगा, इतने मॉलिक्यूल का कैलकुलेशन कर पाना उनके पैरामीटर्स का, ये फिजिबल नहीं होगा, मैनुअली आप नहीं कर पाओगे। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप स्टैटिस्टिकल थर्मो यूज करो और मैनुअल वे में यूज करो तो पॉसिबल नहीं है दोस्त, इतना ज्यादा यूज कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोग क्लासिकल जो आपकी थर्मो है उसको वैलिड बना दें, और क्लासिकल थर्मो से हम एक साथ सारे मॉलिक्यूल को ले लें और एवरेज वैल्यू निकाल लें ग्रुप में, एंड देन फिर वहां से जो है एक्चुअल वैल्यू हम लोग कंसीडर कर, एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की हमारी अगर बराबर हो जाएगी तो अपना रिजल्ट जो है वो दोनों से सेम निकल आएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लासिकल थर्मोस में वैलिड हो जाए, तो वो वैलिड होगा कब, जब प्रॉपर्टी आपकी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, आपके मान लो 5 दोस्त हैं, मतलब पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो सपोज आपके 5 दोस्त हैं, अब 10 नहीं है 5 दोस्त हैं, आप समझो आराम से, जल्दी नहीं है मुझे, ABCDI ये 5 दोस्त हैं, इसका वेट मान लो 60 kg है, इसका मान लो 70 kg है, इसका 75 kg है, इसका मान लो 85 kg है और इसका मान लो 100 kg वेट है। अब यहाँ से देखो जब मैं अब वेट निकालूंगा तो मेरा एक्चुअल वेट जो होगा वो कभी भी एवरेज वेट के बराबर नहीं होगा, एवरेज वेट के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों मेथड जो है वो अलग अलग रिजल्ट देंगे। यहाँ पर वेट जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये बोल सकते हो वेट इज डिसकंटिन्यूअस, वेट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, वेट डिसकंटिन्यूअस है। और यहाँ पर आपको अलग अलग वो यूज करना पड़ेगा, हर एक सिंगल पर्सन को यहाँ पर आपको ट्रैक करना पड़ेगा वेइंग मशीन पे। सेकेंड मेथड क्या हो जाती थी, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि मान लो सपोज ये आपके दोस्त हैं जो 5, और 5 दोस्त जो हैं ऑलमोस्ट सेम वेट के हो जाए, इसका भी 60 हो जाए, इसका भी 60 हो जाए, इसका भी 60 हो जाए, एक मिस हो गया, इसका भी 60 हो गया, एंड दैट्स इट आल्सो 60 kg। अब यहाँ पर क्या होगा समझते हुए चलो, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी नहीं फिर कहीं, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, इस केस में जो एक्चुअल वेट होगा ये दोस्त अपना एवरेज वेट के बराबर होगा, एक्चुअल वेट जो होगा वो एवरेज वेट के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका वेट जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, वेट जो है वो मीडियम में कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाली सेकंड वाली अप्रोच में, अगर आप लोग देखोगे सेकंड वाली अप्रोच में, इसमें अगर देखो तो इसमें चाहे क्लासिकल यूज करो और चाहे स्टैटिस्टिकल, दोनों से रिजल्ट सेम आने हैं। तो अपने को किसी तरह से ये वाला अप्रोच जो है वो डेवलप करना होता है, ये अप्रोच डेवलप करना होता है, ये अप्रोच डेवलप करनी होती है,
क्लियर, इससे हमको बचना होता है और ये कंडीशन अपने को सिस्टम में लेके आना होता है। अपने को सिस्टम के अंदर इतने नंबर ऑफ सफिशिएंट मॉलिक्यूल कर देने हैं कि इतना ज्यादा ये डेंस हो जाए कि हर एक पॉइंट पे जो है सेम टाइप का मॉलिक्यूल आपको दिखे, सेम टाइप। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो दूर दूर मॉलिक्यूल है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये आपका रिजल्ट टाइम था, रिजल्ट टाइम, एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है, एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ, एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ, एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ। तो यहाँ पर देखो दूर दूर अगर ये है रेडिफाइड है तो यहाँ पर तो अपने को कुछ मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, एंड देन फिर से यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल मिला, फिर यहाँ पर कुछ नहीं मिला, फिर गैस का मॉलिक्यूल मिला, एंड देन फिर यहाँ पर सपोज कुछ नहीं मिल रहा है, फिर गैस का मॉलिक्यूल। तो जो प्रॉपर्टी डिसकंटीन्यूअस हो गई, यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल है तो प्रॉपर्टी है, यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं फिर कुछ मिला, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ आपको प्रॉपर्टी मिली, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर प्रॉपर्टी मिली। तो यहाँ देखो डिसकंटीन्यूअस नेचर है। और अगर इसी को मैं ऐसे आपसे बोल दूं, पैकिंग जो है थोड़ी पास पास कर दूं, डेंस पैकिंग कर दूं, डेंस पैकिंग कर दूं, जैसे ऐसे ऐसे मैं डेंस पैकिंग कर दूं, बिल्कुल पास पास ले आऊं, आप देखो प्रोबेबिलिटी है जो है मिलने की वो हमारी ज्यादा हो गई। अब प्रोबेबिलिटी जो है मिलने की या कॉन्टिन्यूअस होने की जो है वो ज्यादा हो गई। अब यहाँ से यहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्लियर। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ गई, तो इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर जो है वो इम्प्रूव हो गया। इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं इम्प्रूव्ड कॉन्टिन्यूअस नेचर, improved continuous nature, improved continuous nature। यहाँ पर continuous nature improve हो गया। यहाँ पर जो है more discontinuous बोल सकते हैं, more discontinuous। क्लियर, यहाँ पर मोड ज्यादा डिसकंटिन्यूअस है, तो इसमें आपको जो है वो स्टैटिस्टिकल के लिए जाना पड़ सकता है, और इसमें क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल से में भी जो है रिजल्ट आपके सेम आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि मीडियम में जो है वो प्रॉपर्टी आपकी कॉन्टिन्यूअस हो जाए। हम ये लोग पहले चेक करेंगे, अगर हमारा मोल्स कम होगा या मॉलिक्यूल, तो हम और मॉलिक्यूल बढ़ा देंगे जिससे प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस हो जाए और हम लोग क्लासिकल टर्मों को यूज कर सकें। क्लियर, तो जैसे यहाँ पर पहले मैं आपको समझाता हूँ, एक नंबर होता है नॉन डायमेंशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं नुडसेन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं नुडसेन नंबर। क्लियर, अगर आप यहाँ पर एफएम की बुक देखोगे एस.के. सोमन बिस्वा सर की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करवा दिया, उतना अपने को नहीं समझना देखना है, अपने को बस केवल अपने काम भर का लैम्डा डिवाइडेड बाय एलसी होता है। क्लियर, जहाँ पर लैम्डा जो होता है वो मीन फ्री पाथ ऑफ द मीन इफेक्टिव होता है, मीन इफेक्टिव फ्री पाथ, मीन इफेक्टिव फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है। फिर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। एलसी जो होता है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है। सिस्टम की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, सिस्टम की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है। तो यहाँ से होता क्या है कि जैसे हम लोग लैम्डा की बात करें एंड एलसी की बात करें, तो पहले जो लैम्डा हमारा होता है यानी जो मेन फ्री पाथ होता है, मेन इफेक्टिव फ्री पाथ जो होता है गैस मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। मेन इफेक्टिव पाथ जो होता है वो कोई भी दो मॉलिक्यूल, किसी भी दो मॉलिक्यूल के सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, सक्सेसिव कोलिजन मतलब बैक टू बैक मोशन, जो बैक टू बैक जो कोलिजन होते हैं। अब देखो यहाँ मेन इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि मान लो जैसे एक ए मॉलिक्यूल है, उसने किसी एक टाइम डोमेन में 5 कोलिजन की है, तो 5 कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, डिवाइड बाई 5, तो वहां से उसकी मीन वो निकल आती है। इफेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है मिस कोलिजन हो जाता है, तो मिस कोलिजन हम काउंट नहीं करेंगे, हम कोलिजन वाला काउंट करेंगे, कोलिजन। क्लियर, तो मीन इफेक्टिव होना चाहिए एंड फ्री पाथ। फ्री पाथ अपन वही बोल सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। उस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे किसी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फ्लूइड के मॉलिक्यूल या गैस के मॉलिक्यूल को जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है दो बैक टू बैक कोलिजन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। यानी पहला कोलिजन हुआ और दूसरा, तो पहले और दूसरे कोलिजन के बीच
जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दैट शुड बी नोन एज मीन फ्री पाथ ऑफ गैस अ मॉलिक्यूल। एलसी जो होता है ये सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है। एलसी जो होता है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है जो कि सिस्टम के साइज से रिलेटेड होती है। अभी एलसी क्या होता है यहाँ पर आपको जरूरत भी नहीं बहुत ज्यादा, क्लियर। बाकी एफएमएम में, पाइप फ्लो में और या बाउंड्री लेयर थ्योरी में वहां पर एलसी हम बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है देखो नेचर, जिसके अकॉर्डिंग सिस्टम का नेचर बदलता हो जिस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो वो सिस्टम की जो है या जो सिस्टम आपने मान रखा है उसका नेचर या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा हो जिस डायमेंशन के अलाउंग, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है यहाँ के लिए। तो लैम्डा जो होता है, नुडसन नंबर जो होता है वो लैम्डा डिवाइड बाय एलसी होता है। अब देखो जैसे हमारा रिजिड सिस्टम है, जैसे अभी तक हम लोग रिजिड लेके चल रहे थे, मान लो रिजिड टैंक है, रिजिड टैंक है तो डायमेंशन जो होंगी वो फिक्स होंगी, डायमेंशन फिक्स होंगी तो एलसी जो होगा दोस्त ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा। एलसी जो होगा दोस्त ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर एलसी कांस्टेंट हो गया तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से लैम्डा केवल वेरिएबल होगा। अब देखो पहली कंडीशन ये है, मैं आपसे ऐसे पूछूं इफ वी इंक्रीज, मान लो इफ वी increased number of molecules in given a system, अगर किसी सिस्टम के अंदर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ाऊं, तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या होगा, बोलो लैम्डा क्या होगा। लैम्डा जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आते जाएंगे, यानी यहाँ से डेंस मीडियम होता जाएगा, मीडियम बिकम्स मोर डेंस, यानी मैं ये बोल सकता हूँ लैम्डा रिड्यूस होगा एंड मीडियम बिकम्स मोर डेंस, मीडियम बिकम्स मोर डेंस। मीडियम जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेंस होता जाएगा और जितना मीडियम डेंस होता जाएगा लैम्डा उतना ही जो है वो कम होता जाएगा। क्लियर, मीडियम जितना डेंस होता जाएगा उतना ही लैम्डा जो है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा, लैम्डा जो है वो उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा और समझाऊं तो जैसे आपने ये बोला कि लैम्डा जो है वो आपका रिड्यूस होगा, लैम्डा रिड्यूस होगा और एलसी जो है वो आपने कांस्टेंट मान रखा है, सिस्टम की डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं नुडसन नंबर पूछूं तो नुडसन नंबर लैम्डा डिवाइडेड बाय एलसी होगा। क्लियर, ये रिड्यूस होगा और ये जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि आपका नुडसन नंबर जो है वो ड्रॉप करेगा। अब आप यहाँ से समझो, जितना ज्यादा लैम्डा कम होता जाएगा उतना ही मीडियम डेंस होता जाएगा, जितना मीडियम डेंस होता जाएगा प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा कॉन्टिन्यूअस होती जाएगी और कॉन्टिन्यूम की वैलिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि नुडसन नंबर जितना लो होता जाएगा, ये जितना आप लो प्रेफर करोगे जितना ज्यादा लो होगा, ये लो होगा तो लैम्डा भी जो है वो लो होगा या लैम्डा कम होगा, इसका मतलब मीडियम मोर डेंस होगा, मीडियम मोर डेंस, मीडियम इज मोर डेंस, मीडियम जो है वो ज्यादा से ज्यादा डेंस हो जाएगा और ऐसा होगा तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्टिनम वो हमारी बढ़ती जाएगी। अपन ये बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में जो वैलिडिटी होगी, वैलिडिटी ऑफ कॉन्टिनम अप्रोच या थ्योरम, वैलिडिटी ऑफ कॉन्टिनम थ्योरम जो होगा, वैलिडिटी ऑफ कॉन्टिनम थ्योरम जो है ये आपकी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। अब देखो एक सर ने बोला ये कहाँ पर होता है, मतलब कितने वैल्यू तक ये जो है वो वैलिड होता है, तो अपन ये मान के चलते हैं जैसे पहला कि अगर हमारा नुडसन नंबर जो है वो मच लेस देन 1 है, यानी आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि लैम्डा डिवाइडेड बाय एलसी अगर मच लेस देन 1 है या लैम्डा इज मच लेस देन एलसी है या लैम्डा जो है वो ऑलमोस्ट 0 है अगर कंपेयर किया जाए स्केल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन से, तो हम बोल के चलते हैं कि कॉन्टिनम जो है वो वैलिड है। हम बोल के चलते हैं कॉन्टिनम इज अ वैलिड इन मीडियम, कॉन्टिनम जो है वैलिड है इन अ मीडियम में, कॉन्टिनम जो है वो मीडियम में वैलिड होगा, मीडियम में। और अगर ऐसा होता है तो बोथ क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल, both classical and statistical thermodynamic gives same type of result,
सेम टाइप ऑफ अ रिजल्ट, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट, ये दोनों सेम टाइप का रिजल्ट देंगे। सेकेंड, अगर कहीं पर गलती से भी लैम्डा जो है वो कंपैरेबल हो जाए एलसी के, कहीं गलती से भी लैम्डा जो है वो कंपैरेबल हो जाए एलसी के, और अगर ऐसा हुआ तो हम ये बोलते हैं कॉन्टिनम जो है वो फेल कर जाती है, मीडियम में फेल, और उस कंडीशन में केवल वहां पर स्टैटिस्टिकल थर्मो यूज की जाती है, वहां पर केवल स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक यूज की जाती है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। और यहाँ पर एक मैथमेटिकल वैल्यू भी वो बोल देते हैं कि नुडसन नंबर 0.01 से अगर कम है तो ये वैलिड होगा, और यहाँ पर अगर बोल देंगे कि नुडसन नंबर ग्रेटर देन 0.01, क्लियर, तो इनवैलिड। अब देखो बहुत सारी क्लासिफिकेशन वहां पर इसके सोम सर ने कर रखा है, बट उतना ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं जानना है, अपने को जो समझना है वो मैक्सिमम डेप्थ तक हो चुका है, क्लियर, जो रिक्वायर्ड है। अब देखो जैसे मैंने एक यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, एक यहाँ पर ग्राफ बना रखा है जैसे ये समझाने के लिए कि मान लो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, या हमारा आप ऐसे समझो, पहले मान लो सपोज एक कोई कंटेनर है, एक कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में गैस हमारी कोई फिल्ड है, ऑब्जेक्ट के अपन सिस्टम मान के चले, सपोज जो है ये अपना जो है वो सिस्टम है, ये सपोज अपना जो है वो सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट या वॉल्यूम ले ले, मान लो छोटा सा स्मॉल dv या डेल्टा v वॉल्यूम अगर हम लोग कंसीडर कर ले, और डेंसिटी अपने को पता ही है कि डेंसिटी अगर एवरेज बेसिस पे लिखें तो डेंसिटी होती है चेंज इन मास करस्पॉन्डिंग इट्स वॉल्यूम, ये एवरेज वे में हम लोग लिखते हैं, और एक्चुअल जो वे में होता है वो होता है लिमिट, यानी माइक्रो लेवल पे देखें तो लिमिट dv अप्रोचेस टू 0, एंड ये हो जाता है डेल्टा m डिवाइडेड बाई डेल्टा v, या जनरली इसको हम लोग dm बाई dv लिखते हैं, dm बाई dv ये लिखते हैं, वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0। तो ये माइक्रो लेवल पे होता है और ये एक्चुअल लेवल पे होता है। तो मान लो एक एक्सेस पे हम लोग जो है वो डेंसिटी को पुट अप करें, एक एक्सेस पे जो है वो हम लोग डेंसिटी को पुट अप करें, और एक एक्सेस पे हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे देखें। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइक्रो एलिमेंट की जो माइक्रोस्कोपिक वो है वो हमारी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर रही है। देखो यहाँ से देखोगे फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो यहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है, माइक्रो अनसर्टेनिटीज इसको बोला जा रहा है, या माइक्रोस्कोपिक यहाँ पर हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट स्मूथ है, यानी प्रॉपर्टी आपकी सेम है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप मैक के लिए जा सकते हो, और यहाँ पर फिर से आपका मैक्रोस्कोपिक जो अनसर्टेनिटी आ गई, यानी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है। तो जनरली इस रीजन में अगर आप देखोगे तो आपका क्वांटिनम थ्योरम इनवैलिड हो जाएगा, इधर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपका क्वांटिनम थ्योरम जो है वो वैलिड होगा। तो जनरली इस ग्राफ में प्रॉपर्टी के वेरिएशन को बताया जा रहा है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊं, 1 सेकेंड और थोड़ा रुको, ऐसे देखो समझो पहले, जैसे वॉल्यूम का साइज हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंटिन्यूअस होती जा रही है। थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझा दे रहा हूँ उस डायग्राम से। मान लो जैसे ऐसे मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने दूर दूर हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने जो हैं वो दूर दूर हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मॉलिक्यूल बहुत पास हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डेंस पैकिंग है, ऐसे बहुत ज़्यादा डेंस पैकिंग है यहाँ पर। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने दो सिस्टम लिए पहले, जैसे पहले देखो मैं ये सिस्टम मान लूँ कि ये मेरा सिस्टम 1 है, जैसे ये मैं मान लूँ कि ये जो है वो सिस्टम मेरा 1 है, और ये सिस्टम में रेरिफाइड है तो इनवैलिड कंडीशन है, इसमें मान लो सपोज अपनी कंडीशन जो इनवैलिड है। फिर बाद में मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ाऊं, और जो डेंस वाला मीडियम है उसको भी कंसीडर कर लो, जो थोड़ा सा वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया और डेंस वाले को भी ले लिया। तो अब ये जो है ये अपना सिस्टम जो है वो 2 हो गया, ये सिस्टम 2 हो गया। तो जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा वाला डेंस मीडियम लिया, अब इसमें जो है इस वाले नेचर की वजह से इसकी भी प्रॉपर्टी जो है वो कंटीन्यूअस हो गई, पूरे में जो एवरेज वैल्यू सेम हो गई।
यानी इसकी वजह से जो है वो पूरे मीडियम में वैलिडिटी आ गई। ठीक है, तो ये हो सकता है कि मान लो अपन छोटा सा वॉल्यूम कहीं पर कंसीडर करें और उसमें मॉलिक्यूल उतने ज्यादा ना हो तो डिसकंटिन्यूअस नेचर हो, फिर अगर अपन मान लो उसी वॉल्यूम को थोड़ा एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पर कहीं मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो जहां पर डिसकंटिन्यूटी जिस वॉल्यूम में थी उसमें भी कंटिन्यूटी आ जाती है। क्लियर, तो ये आप समझा सकते हो। वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं जब इतना वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ, ये वॉल्यूम जो मैंने लिया डेल्टा V1, तो मेरा डिसकंटिन्यूटी थी तो माइक्रो लेवल पे हम लोग गए, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ तक वॉल्यूम कंसीडर किया तो आपकी जो है वो कंटिन्यूटी आ गई, यानी वैलिडेशन हो गया क्वांटिनम का, और प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस हो गई। यहां तक हो जाएगा, पहले यहां तक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर्टी आपके जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो गई। क्लियर, अब देखो इसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा आगे चले तो जैसे प्रॉपर्टीज हमारी जो होती हैं, प्रॉपर्टीज क्लियर, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लाइन डेफिनेशन लिखा के छोड़ देते हैं। क्लियर, बुकों में भी आप देखोगे तो एक लाइन डेफिनेशन केवल लिखी होती है बस। मैंने आपसे पहले भी बोला था एंड कमिटमेंट किया है कि एक एक छोटे छोटे पैरामीटर को मैं प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करा के आपको दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, 3 to 4 लेक्चर जो है जस्ट पेशेंस मेंटेन करके रखना है, एक रिदम बनने देना है, रिदम बन जाएगा। क्लियर, अभी तो मैं जो थोड़ा सा छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ 1 आवर के आसपास, फिर मैं क्लासेस 1.5 या 2 आवर के आसपास भी 1-2 क्लास के बाद आपकी एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे अपन मूव कर जाए, देन फिर लंबी क्लास लेना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चल रहे हैं, तो भले ही एक टॉपिक दिन में हो लेकिन सही तरीके से होना चाहिए। एंड क्वांटिनम या जो भी आज हुआ है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू आता है तो मैंने पहले भी बोला है, नंबर मेरा आपको पता ही है। क्लियर, नंबर जो है वो आपको पता ही है 7073442604। क्लियर, इस नंबर पे मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर देना, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी आपके जो है वो रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर, देन डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम लोग थोड़ा समझेंगे। फिर स्पीड क्या होता है, क्वासी स्टैटिक क्या होती है, रिवर्सिबल क्या होता है, साइकिल क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो पाथ क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मजा आने वाला है। बहुत छोटे छोटे पैरामीटर हैं, लोग बता नहीं पाते हैं कि प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होती है, क्वासी को विजुलाइज नहीं करा पाते हैं या प्रॉपर्टीज के प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं। और आप देख सकते हो प्रॉपर 3D से मैं पूरा आपको विजुलाइज करा के बताऊंगा रिलेट करके। तो यहाँ तक हो जाएगा, तो फिर आज का सेशन जो है वो यहीं पर हम रोकते हैं। प्लीज नोट्स बना लो, एक कॉपी ले लो, एक रफ कॉपी और कैलकुलेटर लेके बैठो, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपको अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो ESC गेट एंड इंटरव्यू पूरा आपका यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बियॉन्ड द बुक चल रहा है। ठीक, चलो तो आज की क्लास पर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास जो है फिर यहीं पर रोकते हैं, और ये ईमेल आईडी की जैसे मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है कि इस आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो दोस्त, बस पेशेंस बना के रखना, अभी रिदम आपका मेंटेन हो जाएगा। क्लियर, ओके, चलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जो है प्रेस कर दो, नहीं तो लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, इस हम्बल रिक्वेस्ट। क्लियर, थोड़ा सा इतना तो कम से कम आप कंसीडर करते हुए चलो, आप हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। ओके, चलिए अगेन लेट्स क्रैक GATE एंड ESC ऑन इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।